तो चलिए इसका नाम रखते हैं प्रोफेसर ओरियन। प्रोफेसर ओरियन 26 बजने लगे। ओरियन इमरजेंसी शटडाउन की तरफ दौड़ने लग गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि हॉन्टेड वाला एपिसोड के एंड में जो मिस्टीरियस आदमी खिड़की के पास खड़ा था, वो ना डोरेमोन के उनके फ्रेंड्स को अटैक करता है, ना ही कुछ बोलता है, बस उन्हें देखता रहता है। बचपन में हम सबने उसे एक घोस्ट समझ लिया था, लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि वो घोस्ट नहीं बल्कि फ्यूचर का एक साइंटिस्ट भी हो सकता है, तो आज की थ्योरी ऑफिशियली कंफर्म तो नहीं है, लेकिन ये मेरी एक फैन थ्योरी है जो हॉन्टेड वाला एपिसोड के क्लूज और डोरेमोन यूनिवर्स की एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को कनेक्ट करके बनाई गई है। तो तुम भी मेरे साथ इस चीज को इमेजिन करो और चलो इस मिस्ट्री को सॉल्व करता है। एक मिस्टीरियस आदमी का एक नाम तो होना चाहिए जिससे इस पूरे एपिसोड में हम इसे बुलाएंगे। तो चलिए इसका नाम रखते हैं प्रोफेसर ओरियन। प्रोफेसर ओरियन 22वीं सेंचुरी के सबसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट में से एक था। उसका सपना सिर्फ एक मशीन बनाना नहीं था, वो मानता था कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी यादें होती है। अगर मेमोरीज को हमेशा के लिए प्रिजर्व किया जाए तो नॉलेज कभी खत्म नहीं होगी। इस सपने के साथ उसने मेमोरी को नाम का एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट शुरू किया। फ्यूचर गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को सीक्रेटली फंड किया। ऑफिशियली दुनिया को लगता था कि ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट है या फिर कोई और, लेकिन असल में लैबोरेटरी के अंदर ह्यूमन मेमोरीज और फ्यूचरिस्टिक एनर्जी पर एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। ओरियन अपनी लैबोरेटरी में दिन रात काम करता था। कभी कभी वो दिन तक बाहर नहीं निकलता था। उसके असिस्टेंट्स कहते थे कि प्रोफेसर ओरियन खुद खाना या सोना याद नहीं रखते, क्योंकि उसके लिए मेमोरी कोल ही पूरी दुनिया बन चुकी है। इसी तरीके से काफी दिन बीत गए। एक दिन उसने अपने डायरी में लिखा, अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो प्रोजेक्ट कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। डेफिनेटली ये मेरी थ्योरी का हिस्सा है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके सपने कुछ ऐसे ही रहे होंगे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। मेमोरी कोर एक्टिवेट होते हैं, लैबोरेटरी में ब्लू एनर्जीज की वेव्स फैल गई, मशीन ओवरलोड हो गई, टाइम मॉनिटरिंग डिवाइसेस में ग्लिच शुरू हो गए, कैमरास एक ही स्क्रीन को बार बार रिकॉर्ड करने लग गए, जैसे वक्त कुछ सेकंड के लिए रुक गया हो। लैबोरेटरी के अलार्म्स बजने लगे। ओरियन इमरजेंसी शटडाउन की तरफ दौड़ने लग गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ, लेकिन जब पूरे शहर ने इस चीज के बारे में आवाज उठाई तो पूरे शहर को बस इतना बताया गया कि लैबोरेटरी में एक एक्सीडेंट हुआ है। फ्यूचर गवर्नमेंट ने इस लैबोरेटरी को सील कर दिया। ऑफिशियल रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिखा गया, प्रोजेक्ट फेल्ड। लेकिन ओरियन की बॉडी कभी रिकवर नहीं हुई। सबने मान लिया वो मर चुका है, लेकिन ओरियन मरा नहीं था। मेमोरी कोर ने उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस को मशीन की एनर्जी के साथ बाइंड कर दिया। धीरे धीरे उसकी पूरी फ्लैश खत्म हो गई, सिर्फ स्केलेटन बच गया, लेकिन उसका दिमाग और उसकी यादें और कुछ सोच भी जिंदा थी। सालों तक वो लैबोरेटरी में अकेले भटकता रहता था। कभी वो मशीन को रिपेयर करने की कोशिश करता था, कभी पुराने होलोग्राफिक कंप्यूटर्स को एक्टिवेट करता था, कभी इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम से सिग्नल भेजने की कोशिश करता था, लेकिन हर बार सिर्फ स्पार्क्स निकलते थे और लैबोरेटरी फिर से अंधेरे में डूब जाती थी। कई सालों बाद उस सील लैबोरेटरी के ऊपर एक बंगलो बना दिया गया, जो आज हॉन्टेड विला के नाम से जाना जाता है। लोगों को लगता है कि वहाँ एक घोस्ट रहता है, लेकिन मेरे थ्योरी के हिसाब से वो घोस्ट नहीं थे। वो लैबोरेटरी के इमरजेंसी होलोग्राम्स, अनस्टेबल एनर्जी फील्ड्स और मेमोरी कोल के बीच बिछी हुई एक ब्लू रेडिएशन थी, जो पूरी बिल्डिंग को अजीब बना देती थी। इसी तरीके से जब डोरेमोन, नोबिता, शिजुका, जियान और सुनियो विला के अंदर एंटर करते हैं, प्रोफेसर ओरियन उन्हें हिडन ऑब्जर्वेशन रूम से देख लेता है। इतने सालों बाद उसने पहली बार किसी लिविंग ह्यूमन को देखा था, लेकिन फिर कुछ और होता है। उसकी नज़र डोरेमोन के बेल और उसके 4D पॉकेट पर जाती है। उस पर ओरियन समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल रोबोट नहीं बल्कि फ्यूचर सिविलाइजेशन का एक रोबोट है। उसके अंदर एक उम्मीद जागती है, अगर ये रोबोट फ्यूचर से आया है तो शायद इसके पास कोई ऐसा गैजेट हो जो मुझे फिर से इंसान बना दे। इसी वजह से मेरे तेरे के हिसाब से पूरे एपिसोड में हमें लगता था कि वो पीछा कर रहा है। शायद वो घोस्ट नहीं है बल्कि ओरियन था, जो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। विला के अंदर जो ब्लू लाइट्स दिखाई देती है, जो अजीब आवाज़ें सुनाई देती है और जो कुछ रूम अलग बिहेव करते हैं, मेरे थ्योरी के हिसाब से ये पैरानॉर्मल पावर्स नहीं, ये मेमोरी कोल की अनस्टेबल एनर्जी का इफेक्ट था, जो सालों बाद भी ख़त्म नहीं हुआ है। प्रोफेसर ओरियन एक बार फिर कम्युनिकेशन कंसोल एक्टिवेट करता है। स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए ऑन होती है, एक ब्लू सिग्नल विला के अंदर फैलता है, लेकिन सिस्टम्स दोबारा फेल हो जाते हैं। ओरियन बस मजबूर होकर डोरेमोन को दूर से देखता है। और फिर आता है एपिसोड में सबसे मिस्टीरियस मोमेंट, जब डोरेमोन और उसके फ्रेंड्स विला से बाहर निकल रहे होते हैं, लेकिन प्रोफेसर ओरियन उन्हें खिड़की के पीछे खड़ा होता है और देख रहा होता है। अगर तुमने ध्यान से देखा तो मेरी थ्योरी के हिसाब से उसने चेहरे पर गुस्सा नहीं, सिर्फ एक उम्मीद है, जैसे वो बस इतना कहना चाहता हो, डोरेमोन अगर तुम फ्यूचर से आए हो
तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो या फिर मुझे मेरे एक्सपेरिमेंट से आज़ाद कर सकते हो। लेकिन वो बोल नहीं पाता और इसीलिए वो विलन कभी बना ही नहीं, बल्कि वो सिर्फ एक साइंटिस्ट था जो अपने ही सपनों का सबसे बड़ा शिकार बन गया। ये सिर्फ मेरी एक फैन थ्योरी है, लेकिन अगर डोरेमोन की किसी फ्यूचर स्टोरी में हॉन्टेड विला के एपिसोड को या उनकी मिस्ट्रीज को दोबारा से एक्सप्लोर किया गया तो मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होगा। अगर तुम्हें ये थ्योरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि तुम्हारे हिसाब से हॉन्टेड विला में मिस्ट्री आदमी कौन था, एक घोस्ट या फिर एक प्रोफेसर ओरियन या फिर कोई और। तो डेफिनेटली अगर तुम्हें और भी ऐसे मिस्टीरियस एपिसोड्स की मेरे हिसाब से एक फैन थ्योरी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताओ कि इनमें से कौन सा कंसेप्ट तुम्हें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और क्या आप पार्ट 2 देखना चाहोगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।